इस हेडलाइंस के प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने मां तुझे सलाम कार्यक्रम का किया आयोजन। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह बनेगा मेगा शो। मेहमानों की लिस्ट की गई जारी, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 169वीं ट्रेन IAS अफसरों से करेंगे संवाद। 6 चुनिंदा अफसरों को देंगे पीएम के सामने प्रेजेंटेशन। 6 दिनों के चीन दौरे पर रवाना हुए राजनाथ सिंह सुरक्षा सहयोग का बढ़ावा देने और हथियारों के मुद्दे पर कर सकते हैं वार्ता। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने दिया इस्तीफा। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं मित्रा। और मारा गया पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद। ISIS के प्रति झुकाव रखने वाले 150 युवक सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 98वीं जयंती है और इस मौके पर तमाम गणमान्य लोगों ने इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पर, शक्ति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि मैं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर याद करता हूं, मेरी ओर से श्रद्धांजलि। उधर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ कांग्रेस की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आज सुबह 10:30 बजे से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के सभी गणमान्य नेताओं ने अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित किया। आज आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 98वीं जयंती है, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बिहार चुनाव में महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार शुक्रवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम बीजेपी विरोधियों को निमंत्रण भी भेजा गया है। बुधवार को जारी हुई मेहमानों की लिस्ट में एक भी बीजेपी नेता या बीजेपी शासित राज्यों के सीएम का नाम नहीं है। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद भी इस कार्यक्रम में बीजेपी के विरोधी विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर इसे एक महाआयोजन बनाना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो नीतीश पीएम से फोन पर बात की और उन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित भी किया। तो आपको बता दें, कल यानी शुक्रवार को नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल आरक्षण की मांग को और तेज कर दिया है और हार्दिक ने पटेल समुदाय के आरक्षण अभियान को पुनर्जीवित करने के लिए जेल में कोर समिति का गठन भी किया है। हार्दिक फिलहाल सूरत की एक जेल में बंद है और देशद्रोह के मामले का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, PAAS प्रवक्ता ने बताया कि PAAS के 11 संयोजक को इस कोर समिति का सदस्य बनाया गया है, जो आंदोलन के संबंध में फैसला लेंगे। गौरतलब है कि हार्दिक पर लगे विद्रोह के चार्ज उनके 3 अक्टूबर के भड़कीले बयानों की वजह से लगे हैं, जिसमें उन्होंने पाटीदारों को उकसाया था कि वो आत्महत्या करने की बजाय पुलिस वालों को भी मारे।
बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज से 6 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह देर रात चीन के बीजिंग पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान गृह मंत्री सुरक्षा सहयोग की बढ़ावा देने की और पूर्वोत्तर के आतंकियों को तस्करी के जरिए पहुंचाए जाने वाले हथियारों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आतंकवाद से जुड़े मुद्दे के अलावा सिंह की वार्ताएं दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को एक निश्चित रूप दे सकती है। इस सुरक्षा सहयोग में पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद आतंकी समूहों को हथियारों की आपूर्ति कर लगाम लगाने के लिए दिशा में चीन की अधिक प्रभावी कार्रवाई शामिल होगी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि मैं अपनी चीन यात्रा को लेकर उत्साहित हूं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपसी समझ और विश्वास को गहरा करने में काफी मदद दी जाएगी। तो आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की चीन यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। बढ़ते आगे। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनको मुखाग्नि दिए जाने के समय पूरा निगम बोध घाट लोगों से भरा पड़ा था। आपको बता दें कि सिंघल का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मंगलवार को निधन हो गया था और उन्हें सांस की बीमारी भी थी। हिंदू हृदय सम्राट के निधन पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कि हम सब लोगों के लिए तो वो पितृतुल्य थे, संरक्षक थे। उनका जीवन निरंतर कर्मशील था। उन्होंने समाज के उन क्षेत्रों में जो उपेक्षित हैं, कमजोर वर्ग के लोग, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, ऐसे सब क्षेत्रों तक भी कार्य करने की प्रेरणा कार्यकर्ताओं को दी। वो अभूतपूर्व व्यक्ति थे। जिस प्रकार से अपने शिक्षा दीक्षा का बहुत पूरा जीवन समर्पित किया है एक उद्देश्य के लिए, देश को गौरवशाली बनाने के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदू धर्म के लिए अभूतपूर्व है। मेरा सौभाग्य रहा, उनसे मेरा संपर्क रहा है लंबे समय से। और ख़ासकर जब मैं देहरादून में था, मुख्यमंत्री था, अक्सर एक गंगा के बारे में चर्चा होती थी। तो उनके बारे में अभूतपूर्व बात यह है कि बहुत सारी अच्छी सुख सुविधा में जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने समर्पित किया, बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया। चाहे राम सेतु हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे किसी भी रूप में भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए कोई भी काम हो, भारत के ऊपर कभी भी आँच आई है तो अशोक सिंघल जी डट के आखिरी दम तक खड़े रहे हैं। देखिए, अशोक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, समर्पित प्रचारक थे और संघ ने जो भी जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी का प्रामाणिकतापूर्वक निर्वहन किया। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे विश्व भर में हिंदुत्व की विजय पताका, विश्व बंधुत्व का स्वरूप दुनिया के अंदर उजागर किया और राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि उनकी मान्यता थी, हमारी मान्यता है कि राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय एकता और एकात्मता का प्रतीक है। उसे लगातार समर्पित रहे, संघर्षरत। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ मौजूद है अरुण जेटली साहब। सर, अशोक सिंघल जी जिस तरह से देश के, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? बहुत बड़ी क्षति है, मार्गदर्शक थे पूरे देश और समाज के लिए और इस क्षति को पूर्ण कर पाना बहुत कठिन होगा। सर, तो ये थे अरुण जेटली ने साफ कहा कि जिस तरह से जो क्षति हुई है वो एक बहुत बड़ी क्षति है। कैमरामैन रोहित के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। ये तीन महान विभूतियां लाला लाजपत राय, बाला साहब ठाकरे और अशोक सिंघल जी, इन सभी महान विभूतियों के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़े संयोग की बात यह है कि इन सभी का निधन 17 नवंबर को ही हुआ है। इन महान विभूतियों ने भारत में हिंदुत्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साथ ही हिंदुत्ववाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए अपने जीवन को अंतिम समय तक वो प्रयास करते रहे। तो इन तीन महान विभूतियों को नमन। बढ़ते आगे। 26/11 मुंबई हमलों में हेडली को मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने दोषी बनाया है। हेडली के मुंबई हमलों में साजिश रचने का आरोप बनाया गया है। मुंबई के कोर्ट ने अब
यूएस से हेडली से पूछताछ के लिए इजाज़त मांगने की बात भी कही है। आपको बता दें कि हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाएगी और इसकी इजाज़त भी मांगी गई है। आपको बता दें कि हेडली को अमेरिका ने पहले ही दोषी करार दे दिया था। गौरतलब है कि मुंबई हमलों में हाफिज सईद के साथ साथ हेडली पर भी शक किया गया था और अब हाफिज सईद के बाद कोर्ट ने हेडली को भी आरोपी बनाया है और यूएस से पूछताछ के लिए इजाज़त भी मांगी गई है। हमला जो बंबई में हुआ था, कॉन्स्पिरेटर था डेविड हेडली, जिसने 26/11 के हमले के पहले बंबई की कई जगह की जो रेकी की थी, वो एक साजिश करता है और इसलिए हमने कोर्ट में एक अर्जी दी थी कि डेविड हेडली को भी इस केस में आरोपी बनाया जाए और हमने ये कहा था कि डेविड हेडली जिसने बहुत संगीन जुल्म किए हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्पिरेसी की वजह से 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, उसी को 26/11 अबू जिंदाल जिसके खिलाफ आज ट्रायल चल रही है, उसमें भी आरोपी बनाया जा। कोर्ट ने हमारी ये विनती एक्सेप्ट करके उसमें इस केस में आरोपी करके 10 दिसंबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पेरिस में आतंकी हमले के बाद आईएस को तबाह करने और सीरिया को गृह युद्ध के आग में बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान तेज होता दिखाई दे रहा है। जी हां, सीरिया के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई जारी है और फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाकर जमकर बमबारी भी की है। वहीं रूस ने भी सीरिया में हवाई हमलों को और तेज करने का संकल्प ले लिया है। हालांकि जर्मनी ने इस अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जर्मनी के मुताबिक आपको बता दें कि उसने साफ साफ कहा कि वो इस हमले में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पेरिस के शोक प्रकट करते हुए ये कहा कि सीरिया में बड़े बदलाव में अब सिर्फ कुछ ही वक्त रह गए हैं। बढ़ते हैं आगे। आईएसआईएस अपने मिशन 2020 तक भारत पर भी कब्जा करना चाहता है। ऐसे में आईएस भारत पर सीधे आतंकी हमलों से लेकर भारत पर साइबर अटैक तक करने की फिराक में लगा हुआ है। अपने मिशन में पूरा करने के लिए आईएसआईएस भारतीय नौजवानों को भड़काने में लगा हुआ है और इसके लिए वो भारत में पहले से सक्रिय आतंकी संगठनों की मदद भी ले रहा है। इन संगठनों की मदद से आईएस भारत पर हमला कर सकता है। तो आपको बता दें कि देश में आईएस के खतरे को देखते हुए सरकार ने तमाम दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दे दिए हैं। आईएसआईएस की ही नहीं, दुनिया भर में फैले हैकरों के निशाने पर भारत का बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स सिस्टम है। तो चलिए रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।